सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का 30th मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है और देख रहे हैं हम कि कराची में पिच काफ़ी डिफरेंटली बिहेव कर रही है। आज के मैच में हमने देखा कि 185 स्कोर किया मुल्तान सुल्तान ने, जो टॉस हारे थे और क्वेटा के रायली रूसो ने उनको बैटिंग कराई। 186 के ताक़ुब में अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेलेगा, बैटिंग करेगा। एज वी स्पीक दोनों ओपनर्स जो है वो ग्राउंड में आ चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छा चेज़ हो। और ये दोनों टीमें आज खेल रही हैं टॉप 2 में जगह बनाने के लिए। पेशावर ज़ल्मी ने हमने देखा कि मैच अपना आखिरी मैच जीतकर उन्होंने 13 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पे जगह बनानी है। आज का मैच ये डिसाइड करेगा कि फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आया मुल्तान सुल्तान आती है या क्वेटा ग्लैडिएटर्स आती है। आज के शो में डिटेल में PSL के मैचेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एलीट गेस्ट। सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब, सर शुक्रिया शो पे होने के लिए। वालेकुम सलाम। गुड सर, रमज़ान का पहला दिन चला था। वेरी गुड सर। ऑलराइट, सो उनके साथ हैं पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फरीस शाह साहब। फरीस शाह साहब शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। गुड टू सी यू अगेन इन द शो। पहले भी आप आए थे जब स्टार्ट हुआ था PSL। अब PSL तकरीबन जो है प्लेऑफ्स की तरफ जाने वाला है। आज आखिरी मैच है प्लेऑफ से पहले। लेकिन हारून भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। आज के मैच में पहले बात कर लेते हैं, फिर कराची और लाहौर की जो इस लीग में परफॉर्मेंस है उस पर भी बात करेंगे आज के शो में। और लाहौर के जो CEO हैं आतिफ राना साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे शो पे, तो व्यूअर्स को कहेंगे कि हमारे शो के साथ बने रहें। हारून साहब, आज हमने देखा कि क्वेटा की टीम, हम जो डिस्कशन करते रहे हैं, उनको चेस करने में स्ट्रगल होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये मानते हैं कि हम चेस कर जाएंगे। हालांकि आखिरी मैच में हमने देखा कराची के साथ भी बहुत मुश्किल से वो जीते थे, बट दे ट्रस्ट दैट दे विल चेस डाउन। क्या लगता है 185 का स्कोर लगता है कि आपको चेस डाउन हो सकता है? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप एज ए थिंक टैंक बैठते हैं तो आप ये वे करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, कितना पार स्कोर है। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि कराची में जो पार स्कोर अराउंड अबाउट 160-170 के करीब है। सो कोशिश ये होती है जो सेकंड बैटिंग लेता है वो कोशिश करता है कि उनको 140 या 150 के अंदर अंदर आउट करने की कोशिश करें, जो नॉर्मली अच्छी पिचेस के ऊपर होता नहीं है। फिर एक तो माइंडसेट ये भी बना हुआ होता है कि यार हम चेज़ में अच्छा करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो हमें आस्किंग रेट का पता लग जाएगा और उसके मुताबिक हम अकॉर्डिंगली खेलेंगे। लेकिन अगर तो बैटिंग पिच है फिर तो आप वो काफ़ी हद तक उस पर आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी ट्रिकी पिच हो, जैसे कि हमने कल के मैच में देखी थी जिसमें बाद में बात करेंगे, तो आज पिच इतनी बुरी नहीं थी। तो मेरे अपने नज़दीक अगर आप देखेंगे तो 15 ओवर तक ऐसे लग रहा था कि राउंड अबाउट 7 और 7.5 के इर्द गिर्द रन जो हैं वो बन रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली जो विकेट्स इन हैंड हो और आपके पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन अगर आपके पास मौजूद हो लाइक चार्ल्स एंड इफ्तिखार, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 5 ओवर्स में जो है आप 50-60 रन ऐड कर देते हैं और वो आप पार स्कोर से आगे निकल जाते हैं, जो कि निकली है 185 के करीब जो है वो चेज़ करना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी चेज़। मेरे अपने नज़दीक वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा रायल रूसो के ऊपर, जो कि बिल्कुल फेल है इस पूरे टूर्नामेंट में। अभी तक वो नहीं खेले, कोई नहीं खेले। जेसन रॉय से भी ड्यू फॉर रन एंड जेसन रॉय, ये दो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आज अगर तो ये चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है। बिल्कुल सही है फरीस। हमने देखा है कि क्वेटा की टीम जो है वो शुरू में जब सीज़न शुरू हुआ तो मैचेस जीत रहे थे, वो 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पे रहे। उसके बाद 8 दिन उनको गैप मिला और फिर उन्होंने जो मैचेस खेले वो हारे, लेकिन इवेंचुअली कराची की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनको दोबारा मौका मिला और नाउ दे आर फाइटिंग टुडे फॉर द टॉप पोजीशन। आपको लगता है कि क्योंकि लीग उस वक्त ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है जब आपके टॉप 4 की जो टीमें हो ना वो वाकई विनर टीम्स हो, आपको लगता है कि क्वेटा में ये 2 प्लेयर्स, जैसे सर ने कहा कि अगर जेसन रॉय और रायली रूसो परफॉर्म करना शुरू हो जाए तो क्वेटा विल लुक अ टीम जिनको हराना मुश्किल हो जाएगा। और एज वी स्पीक जेसन रॉय आउट भी हो गए हैं, सो बड़ा मुश्किल है उनके लिए चेस डाउन करना अगर ये 2 प्लेयर्स नहीं चलते। बट डू यू थिंक कि क्वेटा राइट नाउ इज़ द टीम जो टॉप 4 में ट्रबल करेगी बाकी टीम्स को? देखिए, क्वेटा जो है पहली चीज़ ये कि शायद इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप उनका है और वो स्ट्रैटेजी भी उनकी ये होती है कि वो 5 बॉलर्स लेके जाते हैं हर मैच में। उनका बैटिंग लाइनअप थोड़ा छोटा होता है और उनका समझो उनकी स्ट्रैटेजी है कि हम टीम को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे तो रन हम थोड़े कम भी बनाएं। दैट्स हाउ दे थिंक। उनको लगता है कि वो मैच जीत सकते हैं। अब जाहिर बात है जहाँ उनकी बैटिंग परफॉर्म जिस तरह आज हमने देखा, अब बॉलिंग नहीं चल पाई उस तरह, 180 का टारगेट मिल गया है तो इनकी बैटिंग लाइनअप के लिए थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यही आप देखें, अगर आप इनके टॉप स्कोरर्स देखें तो सऊद शकील टॉप पे हैं, फिर जेसन रॉय हैं और फिर
ख्वाजा नाफे हैं, चौथे नंबर पे अकील हुसैन है, तो बाकी 3 जो इनके बैट्समैन हैं जिनको भी खिलाया है वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट कर नहीं पाए हैं। गुड पॉइंट। तो सरफराज पर बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, उनको उन्होंने हटा के अब लॉरी एवंस को लाए, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो बाकी जो इनके टॉप 6 में है वहाँ से कंट्रीब्यूशन थोड़े से कम आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हारून भाई, अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें, आज उन्होंने चार्ल्स वैसे भी पिछले मैच भी खेले थे, लेकिन अब उनके लिए देखें टॉप पे उस्मान खान और रिजवान तो परफॉर्म कर ही रहे थे, अब उनके लिए मिडिल ऑर्डर भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया है। गुड साइंस फॉर मुल्तान, राइट? ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो मुल्तान इट्स लुकिंग लाइक ए चैंपियन टीम। यस, क्योंकि मेरे अपने नज़दीक एक तो रिजवान बहुत अच्छी तरह लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, उनके बॉलिंग की रिसोर्सेज भी बहुत अच्छी हैं, एंड प्लस एज ए पैकेज मैं देखता हूँ कि उनकी तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे हैं। तो मेरे अपने नज़दीक मुल्तान सुल्तान बावजूद उसके ऐसे लगता है कि शुरू में वो स्लो जा रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली उसके पास जो उनका टारगेट होता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। लेकिन आज उस्मान नहीं हुआ, और जो अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर हमेशा से टॉप 6 में से 2 या 3 ही कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 परफॉर्म करेंगे। आज उस्मान खान आउट होते हैं, चार्ल्स उनकी जगह ले लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ टीम जो है वो काम करती है अपने उसके ऊपर, कि किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और वो टीम हमेशा कामयाब होती है जो किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान, रिजवान फेल होते हैं, उस्मान खान रन्स कर देते हैं, उस्मान फेल होते हैं, चार्ल्स रन्स कर देते हैं, और इफ्तिखार तो एक ऐसे मतलब बैट्समैन हैं या बैटर हैं जो कि उनको चाहिए ही सिर्फ चंद डिलीवरीज। 8 बॉलों में आज 20 कर दिया। दिस इज वेयर आई थिंक जो मुल्तान को बहुत एज जाता है। और जब हारून साहब ने मुल्तान को डिस्क्राइब किया तो मैं ये भी बताता चलूं कि इस मैच के लिए जो अभी चल रहा है उसके लिए तीनों लोगों ने, जो शो में हम रेगुलर हैं, फवाद मुस्तफ़ा और हारून साहब और मैंने, हम तीनों ने जो है वो मुल्तान सुल्तान को ही पिक किया हुआ है, बिकॉज हम बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं, हम रेपुटेशन के साथ जा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि मुल्तान की स्ट्रॉन्ग टीम है। सो यस, हम तीनों ने वही मुल्तान सुल्तान को सिलेक्ट किया हुआ है। और हम क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि जो सोशल मीडिया के हमारे फैंस हैं वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें और एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, PSL सीजन 9 में किस विकेट कीपर ने सबसे ज़्यादा स्टंप्स किए हैं? 4 ऑप्शन है, 4 विकेट कीपर्स हैं। नंबर 1 मोहम्मद हारिस, नंबर 2 सरफराज अहमद हु इज़ नॉट प्लेइंग नाउ, नंबर 3 उस्मान खान, नंबर 4 आजम खान। सो गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड गेट द चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। फरीज भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि कप्तानी की अगर बात की जाए, आपके जो T20 के कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, रिसेंटली उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी वो हारे, 2 सीज़न लाहौर को टाइटल जिताने के बाद ये सीज़न बहुत बुरा गया है। आपके जो टेस्ट के कप्तान हैं शान मसूद, उनकी कप्तानी, उनकी परफॉर्मेंस इज़ अ बिग क्वेश्चन। सो कैसे देखते हैं, मतलब बिकॉज हम PSL की परफॉर्मेंस को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपके आपकी नेशनल टीम को क्या फ़ायदा होगा। हाउ डू यू सी बोथ ऑफ दीज कैप्टन्स फेलिंग सो बैडली, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट एज अ प्लेयर्स एज वेल? देखिए, आई थिंक थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। जहाँ तक शान मसूद की बात है, आई थिंक अगर आप उनकी स्क्वाड देखते टूर्नामेंट से पहले तो सबका ख्याल था कि उनका टॉप 4 में आना काफ़ी मुश्किल है। स्क्वाड ही उनका ऐसा था। और उनकी अगर आप कैप्टनसी देखें तो आप कह सकते हैं कि कैप्टनसी उनकी ऑन फील्ड तो थोड़ी अच्छी लगी, लेकिन स्क्वाड कमजोर था, उनकी अपनी फॉर्म बिल्कुल ही समझे वो T20 का लायक नहीं थी। तो आई थिंक उनके वो बहुत फैक्टर्स। जहाँ तक शाहीन अफरीदी का ताल्लुक है, आई थिंक वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें लगा है कि कुछ ज़्यादा इन्होंने चॉपिंग एंड चेंजिंग की बहुत ज़्यादा कोशिश की। एक स्टेबिलिटी जो होती है थोड़ी सी टॉप ऑफ द ऑर्डर वगैरह में, कॉन्फिडेंस लिखा वो बिल्कुल दिखा आपको। ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं कह सकता कि अंदर का हाल तो वही जानते हैं, लेकिन सिचुएशन ये भी आपने देखनी पड़ेगी कि उनके लास्ट ईयर के जो मेन बॉलर, बहुत बात हो गई राशिद खान, वो नहीं थे, चले उनको सबको मालूम है, लेकिन डेविड वीसा, सिर्फ आप दोनों को बता दूं, रायली रूसो क्रीज पे हैं, सऊद शकील क्रीज पे हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मैच रायली रूसो एटलीस्ट फॉर्म में आ जाएं, बिकॉज सऊद शकील ने तो परफॉर्मेंसेस की हैं। सो सिर्फ व्यूअर्स को बताने के लिए कि ये सिचुएशन है और क्वेटा बैटिंग कर रहा है कराची के स्टेडियम में। यस, तो मैं कह रहा था डेविड वीसा, सऊद शकील भी आउट हो गए हैं। सो आपने जिक्र किया और आउट हो गए यार, ये कमेंटेटर्स कर्स होते हैं, इस तरह वो होस्ट कर्स हो गई है। सो डेविड वीसा जब थे पहले मैच में इंजर हुए और जब तक वो वापस आए 11 में 6 मैच बाद और लाहौर बाहर हो चुका था। नाउ डेविड वीसा इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। ये वो ऑलराउंडर था जो हर सीजन में इनको मैचेस जिताता। उसके अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं लीडरशिप टीम के। वो शाहीन अफरीदी के लिए बहुत अच्छे लिeutenant हैं जो काफी किसी उनको मशवरे वगैरह देते हैं, एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं। सो आई थिंक ये भी एक फैक्टर था, लेकिन आई थिंक उन्होंने कुछ चॉपिंग एंड चेंजिंग कुछ ज्यादा ही कर लिया। अब्दुल्ला शफी का एग्जांपल ले लें आप, वो पाकिस्तान में अब वनडेज में भी काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। वो उनके काफी अच्छे परफॉर्मर थे लास्ट टाइम। इस दफा वो एक आध मैच में फेल हुए, उन्होंने उनको बिठा दिया और उन्होंने पिछले 2 मैचेस में हमको परफॉर्मेंस आखिरी में दिखाई है कि क्लियरली उनमें टैलेंट था। तो आई थिंक उनको बैक ना करना एक एग्जांपल है। शाहीन, अच्छा, और ये बड़ा अजीब सा था हारून भाई कि आप एक तरफ फ़खर जमान को बैक कर रहे हैं
आप खुद कह रहे हैं कि वो नहीं परफॉर्म कर रहा, बट ही इज़ समवन हु इज़ विन अस मैचेस, सो हम उसको बैक करेंगे। दूसरे तो अब्दुल्ला शफीक हैं जो उनकी जीत का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीजन 8 में, लेकिन उनको उन्होंने बैक नहीं किया। सो आप दोनों बता सकते हैं कि क्या ये सिचुएशन हो सकती है? देखिए, जहाँ तक फ़खर जमान का ऑब्वियसली थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा है, वो हाईएस्ट स्कोरर थे पिछले PSL के, तो आई थिंक उनका भी मेरे हिसाब से बनता है। बट आई थिंक अदर थिंग यहाँ पे ये भी थी कि अब कुछ ज़्यादा ही चेंजेस कर रहे थे वो। अगर शाहीन जैसा अपने आपको प्रमोट किया एक दफ़ा, वो केम ऑफ, लेकिन उनके पीछे डेविड वीसा और हसन रजा जैसे, सिकंदर रजा जैसे लोग मौजूद थे। बिल्कुल, तो उनके आगे हर दफ़ा अपने आप को प्रमोट करना। 50 किए ना सर, सबको खामोश कराया। एक दफ़ा तो किए, एक दफ़ा तो किए, बट आप ये भी देखिए नहीं किए तो हारून भाई। लेकिन हमने देखा कि लाहौर के जो टीम है वो कुछ प्रूव करना चाह रही थी, मतलब एक कैच लिया अब्दुल्ला शफीक ने, उन्होंने साइलेंट करना चाहा किसी को, शाहीन शाह अफरीदी ने 50 किए, उन्होंने खामोश करना चाहा किसी को। लगता है कि वो सोशल मीडिया या ये चीज़ें फॉलो कर रहे थे, जो एक एडेड प्रेशर था एज ए प्लेयर। यू कैन टेल अस कि क्या ये चीज़ें कुछ मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, ख़ास तौर पर ये जो PSL में हर एक ने अपने अपने अजीब से वो बनाए हुए हैं, कोई आउट करने के बाद अजीब से जेस्चर देता है, कोई 50 करने के बाद कुछ करता है, कैच लेके कोई ये करता है। तो आई थिंक ये इनकी अपनी अपनी वो है। लेकिन अभी जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कैप्टेनेसी के ऊपर, देखें सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम्स इन दोनों टीमों में नज़र आई वो ये थी कि जब ये लोग पिक कर रहे थे ना टीम, होता ये है कि जब आप स्क्वाड को पिक करते हैं ना, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्लेइंग 11 ये होगी और मेरे बैकअप में एक क्या मैं वो बैकअप में प्लेयर्स रख रहा हूँ जो अगर मेरा ऊपर कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, जैसे इन्होंने वीजे का जिक्र किया, तो क्या वो उसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, और उसके मुताबिक अगर वो रिप्लेस करता है तो वो परफॉर्म करेगा। यहाँ ये लोग मिस आउट हुए, इन्होंने पूरा डिपेंड कर लिया कि 11 पे। अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि राशिद खान अनफिट हो जाएगा, अब राशिद खान का आपको रिप्लेसमेंट ही आपने नीचे नहीं रखा हुआ। बिल्कुल, अगर आप समझते हैं कि आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम से, लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट प्रोग्राम से अगर कोई इतना अच्छा आ रहा है तो वो तो कम्पिटिटिव मोड से आ ही नहीं रहा ना। आपने तो उसको ट्रेन कराया, आपने उसमें वहाँ कुछ मैचेस खिला दिए होंगे, लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड या क्या वो जो वहाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी क्या उतनी ही थी जो कि आप जब PSL में आएंगे तो लड़के परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि खास तौर पर जो थिंक टैंक है, लाहौर का थिंक टैंक मुझे थोड़ा सा वेवर्ड लगा इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस। बैटिंग ऑर्डर में अननेसेसरी अप एंड डाउन होना। फिर एज ए टीम में देखता हूँ कि जब आप बैठ के मीटिंग में डिसाइड कर रहे हो तो आपको 3 से 4 प्लेयर को आप ये मार्क करते हैं कि बैटिंग में ये 3-4 में से ये 2 लड़के हमें कंट्रीब्यूट करके देंगे, बॉलिंग में से ये 3 में से 1 या 2 में जो ना स्ट्राइक करके देंगे। बदकिस्मती से लाहौर के ये दोनों चीज़ें फेल हुई। फ़खर जमान फेल हुए, शाहीन आफरीदी एंड फॉर दैट मैटर वो जो रऊफ अनफिट हो गए, तो उसके बाद तो इनकी बॉलिंग यूनिट जो है वो रही नहीं जो कि एक ज़माने में लास्ट में हारिस रऊफ के ऊपर उसका भी इनको एक बहुत बड़ा लॉस। जमान खान भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बिल्कुल मेरे अपने नज़दीक जब एज ए यूनिट जब आप जाते हैं, जो भी टीम हो, चाहे नेशनल टीम हो या आपकी ये फ्रेंचाइज की टीम, बिल्कुल, सो जो डिपेंडिंग जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, अगर वो डिलीवर ना करें तो फिर आप फिर ये कप्तानी और ये सारी चीज़ें स्क्रूटनी में आ जाती। बिल्कुल सही। मेरे अपने यही लड़के अगर उनको परफॉर्म कर देते, अब हम इस वक्त रिजवान की बात कर रहे हैं, लेकिन रिजवान क्यों सक्सेसफुल है? कि उसके चार्जेस उसको वो कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं तो वो सक्सेसफुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब आपके चार्जेस वो रन करके ही नहीं देंगे या आप विकेट्स लेके ही नहीं देंगे, कैचेस करके नहीं देंगे, सो कैन यू एक्सपेक्ट। मैं एक चीज़ ऐड करूंगा हारून भाई की बात पे कि देखें, जो टीम होती है ना, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वो ड्राफ्ट में बनती है और वो एक ड्राफ्ट में नहीं बनती, वो मुसलसल ड्राफ्ट में बनती है। तो इसलिए मैं इस वक्त लाहौर का ज़्यादा क्रिटिकल हूँ। कराची ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, नया उनका स्ट्रक्चर आ रहा है, तो शायद 1 आध साल में उनकी टीम शेप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए और बिसाइड्स उनके पास काफ़ी इंग्रेडिएंट मौजूद थे। तो आई थिंक जो उन्होंने काम करना था ना अपना बैकअप वगैरह बिल्ड करने के लिए, वो नहीं कर पाए, वो मेरा हाथ। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लाहौर कलंदर्स की इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। लाहौर के जो CEO हैं आतिफ राना साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले वेलकम करते हैं आतिफ राना साहब आपको शो पे, और स्ट्रेट अवे आपसे सवाल कर लेते हैं कि लाहौर कलंदर्स की जो हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों को पॉइंट आउट करें जिससे हेल्प हो लाहौर कलंदर्स को। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हैं आपके बुरा परफॉर्म करने की? लाहौर कलंदर की नाकामी की वजूहत जो है बैड लक है, बिकॉज हमने 5 मैच ऐसे खेले हैं, लास्ट ओवर फिनिशिंग थी, वो किसी तरफ भी जा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वी एंड अप एट लूजिंग है, और उसके साथ साथ जो हमारे की प्लेयर्स थे वो इंजर्ड हो गए, हारिस इंजर्ड हो गया, डेविड विजय इंजर्ड हो गया, ताहिर बेग इंजर्ड था, राशिद खान नहीं आ सके, और जो हमने रिप्लेसमेंट ली डैन लॉरेंस, वो उनको नेशनल ड्यूटी पे बुला लिया। उसके बाद राजा पक्सा को NOC नहीं मिला। सो काफ़ी कुछ हुआ, बट फिर भी हमने लोगों को एंटरटेन किया और बड़े क्लोज मैचेस खेले।
लाहौर कलंदर सर, बैटिंग हमें लगा कि बैटिंग में भी फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक की क्योंकि फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, रन्स नहीं हुए, बॉलिंग भी हमें लगा कि स्ट्रगल करते हुए दिखी। आपको लगता है कि आपकी टीम थोड़ा अंडर प्रेशर खेली है? नहीं, अनलकी रहे हैं उसमें। कोई किसी एक शुरू में तो हमारे कुछ फील्डिंग के लैप्सेस हुए हैं, बिकॉज उसकी वजह ये थी कि शाय होप जो है, जो पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल थे ड्राफ्ट में, वो अनफॉर्चुनेटली बीपीएल खेलने चले गए, तो कुछ इनिशियल मैचेस में हमें इनकी रिप्लेसमेंट कॉल करनी पड़ी, जो कि उतनी कंपैरेटिव नहीं थी जितने वो थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बस बैड लक ही है, क्योंकि यही टीम थी, यही लीडरशिप थी जिसने बैक टू बैक हिस्ट्री में पहली दफ़ा चैंपियनशिप जीती। बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा वो जो एक जो क्लिक होता है, जो कि आप इनिशियल के 2-3 मैचेस में अगर आप राइट साइड ऑफ द विनिंग पे आ जाते हैं तो फिर आपको मोमेंटम मिल सकता है। वो अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंटम नहीं मिला हमें, और बस इसी तरह वो नहीं उसको फिनिश कर पाए। आतिफ साहब, हारून रशीद साहब हमारे साथ शो पे होते हैं और फरीज भी हमारे साथ शो पे हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये बात आई कि टीम्स जो है वो ड्राफ्ट के वक्त बनती हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि लाहौर में अब अगले साल, अगले सीजन के लिए बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग होने वाली है? नहीं, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। आप देखें, जो यही टीम थी ना जिसने हमें बैक टू बैक चैंपियनशिप जिताई, जो मैं आपको बता रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो फ़खर उस तरह की फॉर्म में नहीं आ सके, और फिर मैंने जिस आपको बताया कि बहुत से हमारे की प्लेयर जो थे वो की मोमेंट्स पे इंजर्ड हो गए। सो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहाँ थोड़ी बहुत जो हमें गैप्स जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, बट ओवरऑल ड्रास्टिक चेंजेस मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, जिस तरीके से मैं ज़रा आतिफ भाई से बात कर लूँ। आतिफ भाई यार, वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो आपकी जो आवाज़ में जो मैं जोश खरोश देखता था ना, जिस तरह आपकी टीम की आज बॉडी लैंग्वेज मुझे नज़र आई थ्रू आउट टूर्नामेंट में, कि आप मुझे इस तरह मुझे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपकी तो मैं हमेशा वो लाइवली आपको मैं देखता था, चाहे आप हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन आज आपकी आवाज़ में वो दमखम नहीं है। प्लस शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस का भी बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी जो है, उनकी कारकर्दगी से आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, डेफिनेटली जब आप जीत आपके साथ नहीं होती तो बहुत से क्वेश्चन मार्क्स लोग आप पे उठाते हैं, और उनको कोई ना कोई उसको लॉजिक और रीज़न चाहिए होती है। बट समटाइम्स आपका नहीं दिन होता, आपका नहीं टूर्नामेंट होता, तो आप जो मर्जी कर लें, आप उसको नहीं जीत सकते। बट शाहीन की कैप्टनसी का जहाँ तक सवाल है, तो जो काम क्रिस गेल नहीं कर सके, अजहर अली नहीं कर सके, ब्रेंडन कलम नहीं कर सके, एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, हाफिज भाई नहीं कर सके, वो शाहीन ने न सिर्फ करके दिखाया बल्कि उसको रिटेन करके भी दिखाया। तो अगर एक दफ़ा चले आप कहते हैं कि जो फ्लूक में जीत गए, लेकिन बैक टू बैक चैंपियनशिप जीतना आसान नहीं होता। और इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हमारा सीजन नहीं था उस तरह, और ना ही लक ने हमें फेवर किया, तो उस वजह से रिजल्ट नहीं आ सके। बट आपने देखें कि टीम ने फाइट प्रॉपर की। अगर 5 मैचेस में हम लास्ट बॉल फिनिश हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टीम जो है वो अच्छा शो पुट अप कर रही है। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो जिस जीत की हमें तलाश थी वो थोड़ी देर से जाके मिली। 2 बार लाहौर कलंदर्स जो है वो टाइटल जीता है। उससे पहले लाहौर की परफॉर्मेंसेस ऐसी इतनी अच्छी नहीं होती थी। आपने बॉटम ऑफ द टेबल पहले भी 5 सीजन में फिनिश किया है, लेकिन आपको लगता है कि 2 बार जीतने के बाद आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, और अब इस बार की अगर हम पूछे आपसे कि क्या रीजंस हैं हारने की, तो क्या बताएंगे आप? नहीं, देखिए, फॉर्म में तो थे, वही मैंने आपको बताया ना कि अगर 1 साइडेड मैच हुए होते, मेरा ख्याल है एक आध मैच के अलावा बाकी सारे हमारे जो है वो लास्ट बॉल या लास्ट ओवर फिनिश हुए। तो खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत भी की और 100% भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीत हम अचीव नहीं कर सके। उसकी क्रिकेटिंग रीजंस के अलावा जो है, ऑब्वियसली कभी कभी आपकी लक भी आपको फेवर नहीं करती, नहीं तो यही टीम थी जिसने बैक टू बैक चैंपियनशिप भी जीती। तो देखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो भरपूर तैयारी के साथ वापस आएंगे, और जो थोड़े बहुत लैप्सेस हैं उनको फिल करने की कोशिश करें। आतिफ साहब, एक बात तो ज़रूर है लाहौर कलंदर्स के साथ कि कलंदर्स की टीम जो है वो पूरा साल एक्टिव रहती है और मैचेस हारें या जीतें इंजॉय करते हैं। अब क्योंकि आपकी टीम तो नहीं है टॉप 4 में, आपको क्या लगता है कौन सी टीम चैंपियन बन सकती है? देखिए, सारी टीमें अपनी टीमें, कोई भी जीत पाकिस्तान की होती है। सारी कंपेटिटिव टीमें हैं, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ज़िम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है। ये सारी टीमें जो है बहुत अच्छी टीमें हैं, और ऑन द डे जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो जो है वो चैंपियन बनेगा। थैंक यू आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। हमें एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन व्यूअर्स को बताते चलें कि रायली रूसो भी आउट हो गए, और उससे पहले सऊद शकील जो है वो रन आउट हुए थे। सो
क्वेटा की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। वील हैव टू वेट एंड सी कि क्वेटा कैसे परफॉर्म करता है। उन्होंने टॉस जीत के खुद चेस करने का फैसला किया था और हमने स्टूडियोज़ में डिस्कस किया है कि उनके लिए चेस करना मुश्किल होता है जनरली क्वेटा के लिए। एक ब्रेक पे जाना है व्यूअर्स, वापस आते हैं। हारून रशीद साहब और फरीद शाह साहब हमारे साथ हैं। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक ऑन खेल का जुनून। मैच जारी है कराची के नेशनल स्टेडियम में और लग ये सा रहा है कि पेशावर ने तो कल मैच जीता था। मुल्तान की टीम जो है वो फाइनली टॉप पोजीशन को ले जाएगी क्योंकि 12 पॉइंट्स है उसके। आज का मैच अगर वो जीतते हैं क्वेटा के साथ तो 14 पॉइंट्स पे चले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पे हम डिटेल पे नज़र डालेंगे। अगर मुल्तान जीतता है तो वो पेशावर के साथ क्वालिफायर खेलेगा और फिर नेक्स्ट 2 टीम्स जो हैं वो एलिमिनेटर खेलेंगी। तो टॉप 2 के लिए एक अच्छा चांस तो है क्योंकि उनको एक और चांस मिलता है फाइनल में जगह बनाने के लिए। लेकिन पहले आज हम डिस्कशन करेंगे कि कराची और मुल्तान सुल्तान का मैच जो कल खेला गया था उसमें कराची की शिकस्त हुई और कराची के लिए नथिंग टू लूज़ वाले सिचुएशन में भी वो पेशावर ज़ल्मी से ना जीत पाए। सर, अगर आपसे हारून साहब जानना चाहें कि कराची की हार की क्या वजूहत, वैसे तो बड़ी बार आपने डिस्कशन कर ली है, लेकिन जनरली टू सम अप एज टू हाउ कराची हैज़ परफॉर्म्ड इन दिस सीज़न और कैप्टनसी से लेके बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब में ही नाकिस कारकर्दगी रही कराची की। हमने पहले भी थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस किया था। देखिए, मेरे अपने नज़दीक जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नज़र आया, एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपका जो कोचिंग स्टाफ है ना वो हार्डली टूर्नामेंट से 1 या 2 दिन पहले आता है। देखें, जब आपका, और वो भी अगर नया कोचिंग स्टाफ हो तो आई थिंक वो जब तक जेल इन नहीं होगा विद द टीम मेंबर्स और उसको ये पता ही नहीं होगा कि कौन क्या है, किसका रोल क्या है, क्या नहीं है, तो बाय दैट टाइम 2 से 3 मैचेस गुजर जाते हैं जब तक वो समझता है। तो आई थिंक मेरे अपने नज़दीक ये इश्यूज थे। दूसरा, मुझे इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आई बिटवीन द कैप्टन एंड दी टीम मैनेजमेंट जो कि कोचिंग स्टाफ था। कोचिंग स्टाफ में एक हमारा मसरूर था, दूसरी तरफ सिमंस था कराची का। सो मेरे अपने नज़दीक वो भी सही तरह जेल इन नहीं हुए क्योंकि मैंने 2-3 जगहों पे देखा कि वेयर एज मसरूर जो है वो आगे कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं बट सिमंस जो है वो इतना इंटरेस्टेड उसमें। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप पेशावर को देखें, सैमी और बाबर हमने देखा है बाउंड्री पे वो डिस्कशन कर रहे होते थे। उसका रीज़न ये था कि पेशावर की जो थिंक टैंक है या जो टीम मैनेजमेंट वो मुसलसल साथ साथ चल रही है। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने कुछ ये चेंजेस के साथ आए थे। फिर शान मसूद का कप्तान बनना, फिर उसका फॉर्म में ना होना। आई थिंक देखें, जब तक कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, देखें शाहीन शाह आफरीदी की टीम भी हार गई लेकिन एटलीस्ट एज कैप्टन उसने परफॉर्म तो किया ना। चाहे वो बैटिंग में, बॉलिंग में भी उसने ऑड स्पेल्स अच्छे किए। अनलकी डेफिनेटली वो रहे क्योंकि कई जगहों पे उनको डिसीजंस या कोई ना कोई ऐसी चीजें। आपने पाकिस्तान के कप्तान की काफी इज्जत रख ली, वरना काफी बैशिंग हो रही है कि शाहीन शाह एज अ बॉलर। आप एक चीज हमेशा मेरे मैं जिस तरीके से क्रिकेट को देखता हूँ, T20 क्रिकेट में कप्तानी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती यार। स्पर ऑफ द मोमेंट में आपके 2 से 3 बॉलों में मैच चेंज हो जाता है, कैप्टन क्या करेगा? दूसरा, कैप्टन जो रोल अपने प्लेयर्स को देता है, अगर वो रोल उन्होंने नहीं निभाया तो वो कैप्टन का क्या कसूर है उसमें? अगर एक फखर जमान जाके अगर वो रन्स नहीं करता तो इसमें कैप्टन ने उसको आउट करवा दिया। सर, लेकिन कैप्टन 19वें ओवर में जहांदार खान से बॉलिंग कराना, जब आपके जमान के 2 ओवर्स पड़े हुए, वो वाली कैलकुलेटिव मिस्टेक्स जो है वो आप देखें, मसला यही होता है कि मैं उस वक्त हर एक अपना सोचने का अंदाज है। मेरे अपने नज़दीक जब आपके पास अगर 6 या 7 बॉलर्स हैं और अगर एक बॉलर अच्छा कर रहा है तो उसको 4 ओवर पूरे निकाल देने चाहिए ना। आपको तो इशू ही नहीं है। एक्चुअली बैलेंस आपको कहाँ करना पड़ता है जब आप 5 बॉलर के साथ खेल रहे हैं और आपने उनको डिवाइड करना है इन 20 ओवर्स में। उस वक्त आपको इशू होता है कि किसके ओवर रोको, किसके मतलब ऐसा कैप्टन उन्होंने स्ट्रगल किया, डेफिनेटली किया। देखिए, इसमें अब हम ये तो नहीं कह सकते, देखा जाए तो पाकिस्तान की जब वो टीम को लीड करेंगे तो पाकिस्तान की टीम में 11 के 11 लड़के अच्छे होंगे ना। बिल्कुल, उनको अपने अपने रोल्स का पता होगा। सो इट्स नॉट दैट कि हम किसी के एक ये भी अच्छा सवाल है सर कि 11 प्लेयर्स अच्छे होंगे। डेफिनेटली आप नवाज, अगर आपके नवाज रेगुलर मेंबर हैं, इसके ऊपर कैटेगरी में इतना बुरा खेला उन्होंने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, नवाज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है कि नवाज का इशू क्या है। नवाज का इशू है कि वन ऑफ द सीरीज में उसकी ये बॉलिंग जो फिंगर है वो इंजर हुई, फ्रैक्चर हुई और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका के उसका पूरा इलाज हुआ वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम मैं ये फील करता हूँ कि अभी तक उसकी वो उंगली ठीक नहीं हुई है। Then why is he playing? तो दैट इज, देखिए मसला यही है ना। आप नाम, अब जैसे इन्होंने भी थोड़ी देर पहले कहा फखर जमान को मैं कैसे ड्रॉप करूंगा, या आतिफ ने जैसे कहा वो फखर को कैसे ड्रॉप करेगा यार? आपको वो मेन रन गेटर रहा है पिछले 2-3 सीजन में। हारून साहब, हमने देखा कि नसीम शाह ने भी ये कहा कि पाकिस्तान की टीम में अगर आप रेस्ट करना शुरू हो जाएं तो आप रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। सो ये इज दैट द रीजन? या हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त अब क्या
नसीम शाह जिस वक्त बेचारे वो अनफिट हुए हैं, आई थिंक ही वाज बॉलिंग द बेस्ट। अगर वो पाकिस्तान की टीम के साथ उसे होते तो मैं समझ ही नहीं सकता था कि नसीम शाह के होते हुए आप, क्योंकि वो जो फर्स्ट न्यू बॉल का जो स्पेल है ना नसीम शाह का आउटस्टैंडिंग। लेकिन सर देखें उनके इंजर्ड होने में भी आप देखें कप्तान, उस वक्त के जो कप्तान थे बाबर, एशिया कप में आप सेकंड डे 400 रन आपको पड़ रहे हैं, आप अपने प्रीमियम बॉलर से बॉलिंग करा रहे हैं, आपको पता था कि उसके बाद वर्ल्ड कप है, उसके बाद नहीं ये नहीं होता। नहीं देखिए, जब आप टेस्ट मैचेस और ये खेल रहे होते हैं यार, यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, इट्स नॉट दैट कि आपके जहन में ये आएगा, आपको पता होता है कि मैं अनफिट हो जाऊंगा, बाबर चलते चलते गिर जाए वो अनफिट हो जाएगा। सर फाइनल में एक चीज में आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में आप शाहीन शाह आपका इंजर्ड है, आप उसको लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करा दें। यार ये देखो, आई थिंक एज अ कैप्टन यू हैव टू टेक दीस टैक्टिक्स के यार मेरा बॉलर है, देखो ये उसको मैंने बचाना है। ये सब आफ्टर थॉट्स हैं यार, ऑफ पे फील्डिंग कराते वहां भी इंजर हो सकते थे वो, तो ये तो यार ऐसे नहीं होता यार। इज अ पोजीशन जहां आपका टॉप का फील्डर होना चाहिए, जहां पे उसका ही इज अ टॉप का फील्डर है, वो ही इज अ टॉप फील्डर, बट ही इज अ टॉप बॉलर एज वेल, एंड वेरी ऑफन आप वहां पे लंबा फील्डर खड़ा करते हैं, ये भी फैक्टर होता है बाउंड्री पे। नहीं आप दूसरी तरफ ये देखें, आप कमिंस को देखें यार, आप दूसरे उनके यार उसको स्टार्क को देखें। सर लेकिन कमिंस स्टार्क आपको लॉन्ग ऑन लॉन्ग वहां आपको क्यों नजर नहीं आते? स्टार्क आपको खड़ा हुआ बाउंड्री पे ही नजर आते हैं, सर लेकिन वो थर्ड मैन पे खड़े होते हैं, वो लॉन्ग ऑफ पे नहीं होते। और नहीं एक एंड में तो लॉन्ग ऑफ पे आएंगे ना, दोनों जगह पे तो फाइन लेग पे नहीं होंगे। एग्जैक्टली, बट चेंज होगा, इट्स नॉट ये सर। लेकिन शाहीन शाह की इंजरी काफी सीवियर इंजरी थी। सिमिलरली अब आपने जैसे नवाज की बात की, अगर उसकी फिंगर इंजर्ड है और वो उसको तो देखिए होता, मैं आपको एक पीएसएल नहीं छोड़ सकते। नो 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 मैं आप समझे, देखिए जब मेडिकल स्टाफ जो है जब किसी प्लेयर को वो फिट डिक्लेयर करता है तो उसको मेडिकली फिट डिक्लेयर करता है कि हमारी नज़दीक ये ठीक हो गया है, बट मैच फिट वो है या नहीं है वो भी टीम मैनेजमेंट देखती है ना। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द टीम मैनेजमेंट के वो देखे कि ये पूरी तरह फिट हो गया, बॉलिंग करा के देखी, मैचेस कराए। 2 दिन पहले तो ये इकट्ठे होते हैं, तो क्या इनकी प्रैक्टिस होती होगी, क्या नहीं होता होगा। सो इट्स अ गुड डिस्कशन बाय द वे, बिकॉज़ फरीज देखें एक एथलीट जो है उसको खुद भी पता होना चाहिए कि दिस बैड परफॉर्मेंस कुड कॉस्ट मी माय करियर। अगर मैं पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं खेल रहा, अगर मैं फ्रेंचाइज के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में आने के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, नेक्स्ट सीजन इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी मैचेस, बिकॉज इससे बेहतर है कि मैं बैठ जाऊं। अब देखें, अब नवाज की इन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये रीज़न है, बट दिस रीज़न शुड हैव बीन नोन टू द प्लेयर हिमसेल्फ। देखिए शायद प्लेयर को मालूम हो, बट वो देखिए आप इसको, दिस इज अ कलेक्टिव डिसीजन, ये प्लेयर का अपना नहीं है। देखिए टीम मैनेजमेंट जो है, जो कराची किंग्स की मैनेजमेंट है, उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं, जरूरी है कि अगर उनको ये इशू था तो वो क्यों इस तरह खेलने, आपने कोई रिप्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें लेते हारून भाई ने कहा जब सिमंस आए 2 दिन पहले हैं, अब पता नहीं वो कितने, माइक हैसन आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो अपने सारे प्लेयर्स से पिछले 1 महीने से कॉन्टैक्ट में थे। अब मुझे नहीं पता कि फिल सिमंस का क्या सिलसिला था, वो कॉन्टैक्ट में थे, प्रोग्रेस चेक कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, सो वो तो अंदर कहा उन्हीं को मालूम होगा। बिल्कुल सही। ऑलराइट, सो वील हैव अ लुक एट द मैच समरी जो कल खेला गया कराची और पेशावर की, कराची और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, जो पेशावर ने 2 रन से जीता। लेकिन हम उसी को डाइसेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि कराची पे हम बात करें कि कराची, इट वाज द बैड परफॉर्मेंस ऑफ कराची। कल का मैच हर हाल में उनको जीतना चाहिए था। देखिए कल जो पिच थी ना, इट वाज अ स्पिनिंग ट्रैक। आप देखेंगे बाबर आजम नाच रहा था, अगर आप उसको बैटिंग करते हुए देखते, शोएब ने बहुत मुश्किल उसको डाली। तो जैसी वो 2 से 3 ओवर है, मुझे पता था कि 150 रन यहाँ पर जो है ना वो, लेकिन सर जब कराची चेस कर रहा था, साइफर टू विंस बहुत अच्छा खेल रहे थे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनके पास तो फास्ट बॉलर्स थे, सो इसलिए उनको मैच जीतना चाहिए था। उनके पास देखे ना, आप ये देख लें कि जो साइम 2 ओवर करता रहा है, उसको 4 ओवर पूरे करवाए, बिल्कुल, एंड देन ही गॉट वेरी क्रूशियल विकेट्स। शान को पता नहीं लगा गेंद कहां से स्पिन हो गया और स्टंप। लेकिन हमने देखा कि कल भी जो आपके प्रॉपर स्पिनर्स थे, जाहिद जो थे उनको रन पड़े, और जो आपके शोएब मलिक है उनको कम रन पड़े, आपके साइम अयूब को कम रन पड़े। सो ये भी एक बात है कि कराची का जो प्रीमियम स्पिनर है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए आई थिंक उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्वालिटी ऑफ बैट्समैन भी देखें सामने। अब पेशावर की बैटिंग में बाबर आजम और साइम अयूब जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पे जो बिल्कुल, और यहाँ पे तो मतलब आई वुड से कि अगर मेरा ख्याल से आप टॉप 4 बैट्समैन देखें पेशावर के, कराची में कोई एक बैट्समैन है जो उनके करीब आता है। लेकिन यार ये और चीज को थोड़ा ऐड करो, आप देखिए कल उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं, बाबर को उन्होंने ड्रॉप किया है 2 जगह, और लकीली 3-4 दफा ऐसा लग रहा था कि वो इतना क्लोज एलबीडब्ल्यू है, लेकिन वो जब उससे आपने रिप्ले में देख रहे हैं तो वो विकेट स्टंप्स के ऊपर से जा रही है। बाबर रन आउट हो गए एक क्रूशियल स्टेज पे, वरना शायद ये रन्स और ज्यादा होते, बिकॉज वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, और हमें पता है कि अब तो उनका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा चला है। क्योंकि बाबर की बात हो रही है, बाबर का हारून साहब इस हम लीग में देख रहे हैं, उससे पहले पाकिस्तान के लिए जो न्यूजीलैंड में वो खेल रहे थे, स्ट्राइक रेट पे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हमने देख लिया 150 प्लस के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। कंसिस्टेंसी वाज नेवर अ क्वेश्चन विद बाबर, बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, इज दिस द
बेस्ट फॉर्म दैट बाबर इज इन राइट नाउ? नहीं, कोई उसमें इशू नहीं। देखें, एक जो चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाबर वो प्लेयर है जो अपनी बैटिंग से बहुत मोहब्बत करता है। वो तो इतना पैशनेट है कि उसको आप रात को भी जिस वक्त मर्जी बोलेंगे वो कहेगा मैं पैड करके मुझे बैटिंग करनी है, क्योंकि मैं उसको अंडर 16 से हमने पिक किया हुआ है ना, तो मुझे उसको पता है। वो अंडर 16 में जब ये वर्ल्ड कप खेलने गया बेस्ट बैट्समैन हुआ, अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलने गया बेस्ट बैट्समैन हुआ, यहाँ के लोकल टूर्नामेंट्स अंडर 16 के हुए बेस्ट बैट्समैन हुआ, और उस वक्त से हमने उसको कैप्टन बनाया हुआ था। मेरे अपने नज़दीक जो सबसे बड़ी गलती की है ना, उसको कप्तानी से हटाने का कोई जवाब बनता नहीं। Exactly. 100%। जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम डाल दी ना, अब क्या होगा? अब आपने उसने एक टीम को अच्छा संभाला हुआ था, नो डाउट। अब क्या होना है? अगर आपने शाहिन शाह को चेंज करना है तो अननेसेसरी आप बीच में बिकरिंग शुरू हो जाएगी ना। बिल्कुल। सो बाबर आजम इस वक्त हर एक अपने अपने गेम को इम्प्रूव करता है। अगर आप पिछले 3 सालों से देखेंगे उसका मुसलसल स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होता चला जा रहा है, नो डाउट, इम्प्रोवाइजेशन आ रही है। हम अननेसेसरी जो है ना वो क्रिटिसिज्म। और एक और चीज बाबर पे ऐड करूंगा, देखें T20 में होता क्या है, अक्सर प्लेयर्स होते हैं जब वो 50 बॉलें खेल लेते हैं उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाता है, और बाबर भी उसी कैटेगरी में हुआ करते थे। जो बाबर की गेम में बड़ा चेंज आया है, वो अब पहले 10-15 बॉलों में ही उनका स्ट्राइक रेट आप देखें 150 प्लस होता है, वरना पहले वो स्टार्ट स्लो करते थे। तो अब जो है वो बिल्कुल शुरू से प्रेशर डाल रहे बॉलिंग के ऊपर। लेकिन आप PSL का पिछले 5-6 सालों का रिकॉर्ड देखें ना, ही वाज ऑन 110, 115, बट पिछले साल और इस साल, पिछले साल 130 का स्ट्राइक रेट है, इस साल 150 का स्ट्राइक रेट है। सो ही हैज मेड चेंजेस टू हिज बैटिंग स्टाइल। हमने देखा कि शॉट्स भी उन्होंने रेंज भी बढ़ाई है, पीछे लीग भी खेल के आए हैं, उसमें भी बेस्ट उसमें भी, हाँ उसमें बेस्ट बैट्समैन। ऑलराइट, सो वी विल हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। अभी जो मैच चल रहा है उसमें लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच मार देगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। सो उसको एक्सपेक्ट करते हुए कि मुल्तान और पेशावर टॉप पे फिनिश करते हैं, और आपके इस्लामाबाद और क्वेटा जो है 3rd-4th पोजीशन पे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा मवाजना करने जाएं, क्या लगता है फरीस, आपसे पहले पूछते हैं कि पेशावर और मुल्तान, पेशावर इज़ स्पीकिंग एट द राइट टाइम। हमने देखा है कि बाबर की परफॉर्मेंस है, उनके लेफ्ट आर्मर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल टीम अब जेल कर रही है। लगता है कि मुल्तान को टफ टाइम दे सकते हैं? अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें PSL की, तो पहली PSL में 3rd टीम ऑन द लीग इस्लामाबाद मैच जीती थी। उसके अलावा हर दफ़ा वही टीम जीतती है जो 1 या 2 पे होती है, जो टॉप 2 में होती जो क्वालिफायर खेलती है। सो आई थिंक क्वालिफायर खेलने का बहुत बड़ा एडवांटेज हिस्टोरिकली रहा है PSL में। सो आई थिंक उस लिहाज, और अगर आप फॉर्म इस वक्त देखें तो ऑब्वियसली मुल्तान और पेशावर कंटेंडर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल से आप इस्लामाबाद को भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ उन्होंने पिछले एक आध मैच में मोमेंटम पकड़ा है। उनके पास 1 से 11 ऐसे प्लेयर्स हैं जो चलते नहीं है, लेकिन जिस दिन चलते हैं दो में से 2 चल जाए तो मैच जिता देते हैं उनको। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इस वक्त मुझे लग रहा है कि क्वेटा को मैं प्रॉब्ली कहूंगा कि वो मेरे लिए इस वक्त 4th टीम है, और ये बाकी 2-3 टीमें, इनमें मुकाबला जो है वो असल होगा फॉर द टाइटल। पेशावर का जाहिर बात है उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर रही है, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा रिलायंट करते हैं साइम और बाबर पे। अगर वो चलते रहे तो, जहाँ तक मुल्तान की ताल्लुक है, मुझे तो लगता है कि मुल्तान, मेरा ये व्यू है कि वो अभी तक वो 4th गियर में गए ही नहीं है। लग रहा है उसके बावजूद वो मैचेस जीते जा रहे हैं, और पिछले 2-3 मैचेस उनके लिए बुरे गए हैं। और अभी हम बताते चले व्यूअर्स को, 5वां खिलाड़ी आउट हो चुका है। सो क्वेटा के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है कि 185 चेस कर दें वो मुल्तान के अगेंस्ट 186। और मुल्तान ने कुछ चेंजेस भी किए हैं। सो अगर आप देखें तो पहले उनके मलान टॉप ऑर्डर में थे, उनको अब वो नहीं खिला रहे हैं। खुशदिल को उन्होंने बिठा दिया और नीचे जॉनसन चार्ल्स को ले आए, और मलान को मुझे लगता है किसी पॉइंट पे वापस लेके आएंगे। असल में उनका इशू ये हुआ है कि खुशदिल शाह नहीं चल रहे हैं, तो अब वो जॉनसन चार्ल्स को नीचे ले आए, तो फॉरेन प्लेयर कोटा की वजह से शायद वो उनको ना ला पाए। हेंड्रिक्स जो थे उनके टॉप रन स्कोरर हैं इस वक्त, वो वापस आ चुके हैं। सो आई थिंक ये कुछ चेंजेस आए जिससे वो थोड़ा उनको स्ट्रगल हुए हैं, अनसेटल हुए हैं, लेकिन आई थिंक अब अगेन वो थोड़ी मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है। अगर वो पेशावर से खेलेंगे, आई थिंक जिसमें लग रहा है कि जुमेरात को तो वही खेलेंगे पेशावर से। बिल्कुल सही। उसका रीजन ये था ना, उसका रीजन ये था कि उन्होंने बैकअप बड़ा अच्छा, देखे ना, वही बात जो आपने शुरू में बात की थी कि आपको ड्राफ्ट में उन्होंने बैकअप इतने अच्छे रखे हुए थे कि जो गए हैं तो उनको नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल चार्ल्स ने आगे जगह संभाली। मेरे भी अपने नज़दीक देखें, क्वेटा जिस तरीके से खेल के जा रही है उसमें प्लेऑफ्स में, आई थिंक इतनी कॉन्फिडेंट हम उसको नहीं देख रहे। बाकी वो 3 टीमें जो है डेफिनेटली बहुत बेहतर हैं। उनमें से एक तो देखें पेशावर, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक एक्स्ट्रा मैच उनको मिल जाएगा। यहाँ से अगर जो भी टीम हारती है, अगर इस्लामाबाद और क्वेटा से, तो ऑब्वियसली वो तो बाहर हो जाएगी ना। बिल्कुल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस्लामाबाद की टीम मैं फील करता हूँ कि एक अच्छा पैकेज है, बॉलिंग बहुत अच्छी है उनकी, और ख़ासतौर पर उनकी बैटिंग में भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है। कॉलिन मनरो वगैरह ये सारे अगर जब फॉर्म में हो। लेकिन कराची का जो मेरे अपने नज़दीक थोड़ा सा पिच का जो डिफरेंस है ना, मैं यही कहना चाह रहा था कि प्लेऑफ्स आपने कराची में खेलने हैं, तो यहाँ पे पेशावर अच्छा एडजस्ट करता हुआ दिख रहा है।
मुल्तान को थोड़ा स्ट्रगल हुआ। हाँ, स्पिन अटैक तो शायद क्वेटा का है अगर आप देखें इस वक्त, बट ओवरऑल बहुत बुरी है उनकी। लेकिन जी आपसे कह रहे थे इस्लामाबाद का एक और पॉइंट ये कि उनके कुछ प्लेयर्स थे, कॉलिन मनरो पहले 5 मैच में बिल्कुल फेल हुए, और फहीम अशरफ और इमाद वसीम तीनों ने फॉर्म पकड़ लिया। सो ऑल ऑफ अ सडन उन तीनों की वजह से अब वो कुछ टीम ओवरऑल हर प्लेयर ने उन्हें कोई मैच जिताया हुआ इस वक्त। नो डाउट। हम कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर अनाउंस कर देते हैं। मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा जल्दी अनाउंस कर दूंगा। ऑलराइट, सो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर है नैयर सुल्ताना, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नैयर सुल्ताना, शी इज़ गोइंग टू विन द प्राइजेस फ्रॉम बोल न्यूज़। और हम ज़रा हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हारून भाई की बातों को ज़रा ध्यान से सुना करें। जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत स्पॉट ऑन होती हैं। उनकी 16 पॉइंट्स हैं हारून भाई के, और मेरे जो हैं वो 13 पॉइंट्स हैं, और फवाद भाई जो हैं उनके भी 13 पॉइंट्स हैं। मैं बिल्कुल सेफ खेल रहा हूँ। अब फवाद को या हारून भाई को पकड़ के मैं टीम सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि इस्लामाबाद दे आर इन द 3rd और 4th पोजीशन, लेकिन उनको चांस है कि वो कोयटा को हरा के फिर वहाँ के क्वालिफायर को हरा के वो फाइनल में जाएं, एंड दे कैन प्रूव टू बी अ टीम जो 3rd 4th में आके भी टाइटल ले जाए। एक चीज़ मैं शेयर करूँगा आपसे कि आज तक PSL में जो टीम चौथी आई है उसने फाइनल खेला नहीं है। तो अगर इस्लामाबाद फाइनल में आ जाती है, दैट बी द फर्स्ट टीम जो 4th खत्म करने के बाद फाइनल खेलेंगे। जबरदस्त। सो वी होप कि, और ये होता है तो फिर टीम को, और क्योंकि उसको जीतने के लिए अब 3 नॉकआउट मैचेस जीतने हैं, एक एलिमिनेटर जीतना है, फिर एक और क्वालिफायर से हारने वाली टीम को जीतना है, फिर फाइनल जीतना है। सो लेट्स होप कि एक्साइटिंग हो, और उम्मीद करते हैं कि कराची में मैचेस अब ऐसे हों जहाँ हाई स्कोरिंग तो आज हुआ है, लेकिन थोड़ी ऑडियंसेस ज़्यादा हों तो मैच की थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले मैचेस जो है नॉकआउट के अच्छे होंगे, और हम आपके साथ इजाज़त अभी चाहते हैं। कल हम शो पे नहीं होंगे, कल रेस्ट डे है, जैसे PSL में रेस्ट डे है। परसों फिर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हारून भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरीस, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। वो प्रेडिक्शन नहीं लोगे अगले मैच की? अगले मैच की सर अभी ये अभी प्ले ऑफ में अभी फाइनल नहीं हुआ ना सर, नहीं पहले क्वालिफायर होगा ना। चले हम ले लेते हैं। अगर हम कहेंगे मुल्तान और पेशावर का होता है क्वालिफायर, तो आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है? मेरे अपने नज़दीक मैं फील करता हूँ कि पेशावर जो है वो कर सकती है। ओह वेरी गुड। फरीस आप भी देते, हम आपको मुझे लग रहा है, अगर मैं थोड़ा आगे निकल जाऊं, मुझे लग रहा है पेशावर फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन फाइनल शायद जीत नहीं पाएगा। ओह, जो हमेशा होता रहा उनके। अच्छा, पेशावर नहीं, मुल्तान के साथ होता रहा है पेशावर। तो इन्होंने पूरा आगे का ही प्रेडिक्शन दे दिया। लेकिन अगर ये क्वालिफायर होता है, मुझे भी चांस ये लगता है कि पेशावर इज़ द टीम जो मुल्तान को हरा सकती है कराची की कंडीशंस में। ऑलराइट, सो वील से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे होने के लिए। वील सी यू डे आफ्टर टुमारो। कीप वॉचिंग बोल न्यूज़। वील सी यू डे आफ्टर टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।